जय हिंद फ्रेंड्स आज यूपीएससी ऑप्शनल सेकंड पेपर जो हमारा है जिसमें एक दुनिया समान अंतर कहानी राजेंद्र यादव जी द्वारा चुनिंदा कहानियों का संकलन हमारे पाठ्यक्रम में है। जैसे कि वही श्रृंखला चल रही है और करीबन उसमें 22 कहानियाँ हैं। तो उस कहानियों में एक कहानी का नाम है सबरी। कहानी सबरी जो है एक तरीके से नाम इसका बहुत ही प्रतीकात्मक ढंग से रखा गया है, जो कि कहानी के अंत तक समझ में आएगा, ऐसे डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। ये रमेश बख्शी द्वारा लिखी गई कहानी है। ये कहानी दरअसल दो भाइयों के संबंधों पर चढ़ी हुई जो आदर्श की चादर होती है उसको हटाकर अगर उसकी यथार्थ को देखा जाए तो प्रस्तुत करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। ये वो भाई नहीं आपको लगते हैं, क्रमशः देखने में तो ऐसे ही लगता है कि जैसा पौराणिक कथाओं में हमने राम और लक्ष्मण की कहानी सुनी है कुछ ऐसा ही हो। लेकिन यहाँ पे जो दो भाई हैं, एक बड़के हैं एक छुट्टू करके हैं। तो ये कहानी शुरुआत में ही नहीं बताएंगे, लेकिन ये है कि कहानी जब अंत तक आप समझेंगे तो हो सकता है वो बेर का प्रतीकात्म जो सबरी के जूठे बेर होते हैं उसका प्रतीकात्मक अर्थ आप इस कहानी के साथ जोड़ पाएँ। कहानी की शुरुआत इस प्रकार होती है कि मैं कर ही क्या सकता हूँ सिवाय इसके कि कहीं अकेले में मैं बैठकर अपने हाथ मीजूं और आंखें बंद कर सोचता सोचता ही चला जाऊं। पर ऐसा भी कहाँ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे एक हाथ में प्लेट है और दूसरे में चम्मच। एक हाथ में प्लेट है और दूसरे में चम्मच, ये समझने वाली बात है। क्योंकि वहाँ पे देखिए हम सब लोग लॉन में सजाई गई मेज़ों के आसपास खड़े हैं, लोग आगे बढ़ बढ़कर अपनी प्लेट में पसंद की चीज़ें रख रहे हैं और मैं सबकी ओर देख ही रहा हूँ। देख इस तरह रहा हूँ जैसे किसी की ओर भी नहीं देख रहा हूँ। ये ऐसे ही हुआ कि मान लीजिए कुछ भी आपके घर में फंक्शन है और सभी लोग अपना नंबर लगा के प्लेट लगा के चीज़ों को ले रहे हैं और एक व्यक्ति, क्योंकि दो ही व्यक्ति हैं बड़े और छुटकू करके, एक बड़ा वाला जो है देख रहा है चीज़ों को, सभी को देख रहा है और ऐसा उसे आभास होता है कि मुझे तो आगे बढ़कर लोगों का स्वागत करना चाहिए क्योंकि उसके ही घर पे लोग आए हैं। और ये समारोह भी बहुत प्रतीकात्मक है क्योंकि कहानी पीछे से आगे लाया गया है। अब यहाँ पे शुरुआत इस तरह कर दिया गया है कि बड़े और छुटकू जो है उनके घर में कोई फंक्शन है, लोग आ रहे हैं और चीज़ों को ले रहे हैं प्लेट में, और ये बड़े वाले जिनको स्वागत करना चाहिए सभी का, वो लोगों को देख रहे हैं। और क्यों देख रहे हैं? देख इस तरह रहा हूँ जैसे किसी की ओर भी नहीं देख रहा हूँ, मुझे तो आगे बढ़कर लोगों का स्वागत करना चाहिए, मनोहार करना चाहिए, पर मैं हूँ कि ऐसा हो ही गया हूँ जैसे शरीर का कोई हिस्सा रह गया हो। दाएं हाथ का चम्मच जाने कैसे मेरे बाएं हाथ की नीली प्लेट पर बच जाता है जैसे मैं समय बजाने वाला हूँ। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे आगे जाकर अपनी प्लेट में कुछ ले लेना चाहिए। नहीं लूँगा तो एकदम सबकी नज़रों में पकड़ा जाऊँगा और वे कभी देख लेंगे तो एकदम मतलब कि एट होम का मज़ा ही जाता रहेगा। मेरी सेहत के बारे में हजारों जवाब तलब किए जाएंगे और मैं तुतलाने लगूंगा, कुछ बोल भी नहीं पाऊंगा। ये सबसे बेहतर यही है कि मैं किसी की नज़र में ना आऊँ, मुझे इस समय खुश दिखना चाहिए। मैं अपने आप को भटक तो ही रहा, मन तो भटक ही रहा है, लेकिन मैं अपने आप को भटका देता हूँ, मतलब कि ध्यान अपना कहीं और लगा देता हूँ और बढ़ता हूँ और फिर एक रसगुल्ला अपनी नीली प्लेट में रख लेता हूँ। इतना सोचते समझते वो रख लेते हैं। अब ये हुआ क्या, ऐसी स्थिति सांच के नीलांचल में अगर देखें मान चाँद की तरह, पर मुझे खाते समय उपमाएं नहीं सोचनी चाहिए। अब ये नहीं है कि आप लेके कवि बने हो प्लेट में और रसगुल्ला और कवि की तरह कि हाँ चाँद की उपमा दिए जा रहे हो। मुझे खाते समय उपमाएं नहीं सोचनी चाहिए, मुझे केवल खाना ही चाहिए। मैं चम्मच में रसगुल्ला रख लेता हूँ और फिर मेरा हाथ ऊपर उठता है, मुझे लगता है जैसे कोई और हाथ मेरे मुँह की ओर चम्मच ला रहा है और मैं खाना नहीं चाहता। रसगुल्ला मेरी पसंद की चीज़ है और उसी का टुकड़ा अगर बत्तीसी पर भटकता रहा तो बेचारा अपने घर में बेगाना होगा। मेरी उंगलियां रसगुल्ले के चम्मच पकड़े अधर में लटकी हैं, मैं खा भी सकता हूँ और नहीं भी खा सकता। आगे और भी बात है क्योंकि 3 बिंदु का यही है कि आगे और भी चीज़ें हैं जो नहीं कहा लेखक ने, वो खुद से समझना है। मैं जा भी सकता हूँ और नहीं भी जा सकता, ये छुट्टू ने कहा था। अब देखिए दो भाइयों की कहानी, बड़ा वाला भाई ये सब सोच रहा था और ये कह रहा कि मैं जा भी सकता हूँ नहीं भी जा सकता, ये छुट्टू ने कहा था। बात सुनकर मैं नाराज़ हो गया था। डांट कर मैंने बोला था कि जाओगे क्यों नहीं, तुम एमएससी हुए, तुम्हें अच्छी नौकरी मिली, वह जगह छोटी है तो क्या हुआ, वहाँ और डिग्री कॉलेज है तो बिल्कुल गाँव तो होगा नहीं वहाँ पे। छुट्टू कुछ नहीं बोला था, वह ठीक कहता है, इंदौर छोड़कर कहीं गया नहीं ना, इसलिए वो डरता है। मतलब छोटे भाई को ये डांट कर कह रहे हैं कि तुम्हें अब बाहर जाना है जब भी
तो पहले वो जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि जो शहर था जिसमें वो, एक होता है कि जहाँ पे आप ऐश्वर्य आराम के साथ रहें और सुख सुविधाओं को छोड़कर नए जगह पे जाना बसना, तो एक बार वो सोचना पड़ता है चीज़ों को। तो ये कह रहे छुट्टू कुछ नहीं बोला, वो ठीक ही कहता है, इंदौर छोड़कर कहीं गया नहीं ना, इसलिए वो डरता था। मगर ऐसा चांस छोड़ा तो हमेशा नहीं जाता ना, मगर ऐसा चांस क्यों नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि हमेशा कॉरपोरेशन में क्लर्की करता रहेगा। मैं शाम को उसे अपने साथ कॉफ़ी हाउस ले गया था, और कड़वी कॉफ़ी के कहीं रेलवे में है, इन्हें पेंशन मिलती है, लड़की पढ़ती है, वही अंग्रेजी में प्राइवेट एमए कर रही है, और मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। कोई पटरी नहीं बैठती, मगर जो बात मैं कहना चाहता हूँ वह ये बढ़ के कि वह जो नमस्कार वाली लड़की है, क्योंकि जहाँ पे ये जाएंगे वहाँ की लैंग्वेज थोड़ी चेंज है। नमस्कार सामान्यतः नमस्कार बोलते हैं, लेकिन नमस्कार वाली लड़की है ना, तुम्हें जानती है। कल शाम तुम्हारा खत देने आई थी। ओ माय गॉड, बढ़ के ऐसे लंबे बाल कभी नहीं देखे, झूठ बोलूँ तो मेरे चश्मे का नंबर बढ़ जाए। खुले बाल उसकी एड़ी को छू रहे थे। बोली ये कि तुम उनके यानी तुम्हारे छोटे भाई हो ना। फिर ये भी पूछा था कि उसने कि वो मुझे जानते हैं या नहीं जानते। मैं तो खत पढ़ते पढ़ते थम गया था। मैंने स्वयं को दोषी ही मैं अपने को पा रहा था। हुआ क्या इसके साथ कि जो इसका बड़ा भाई था पहले वहीं पे पढ़ाई किया, फिर छोटा भी वहीं पे गया, और जहाँ पे ये गया था दोनों भाई संयोग से वहीं पे गए। तो वहीं ये जो लड़की अभी आ रहा है नाम, इसका नाम खुकी है। तो ये जो जब जाता है तो ये खुकी जो है जो मकान मालिक है उनकी बेटी है, जिसके यहाँ पहले बड़ा भाई रहता था। वो अपनी नौकरी के चलते मतलब वहाँ पे रहता ही था। फिर छोटा भाई भी वहाँ पे पहुँचा, वहीं रहने लगा। और वो मकान मालिक की जो है मकान मालिक है उनकी खुकी नाम की एक लड़की है। क्योंकि दोनों भाइयों में गहरा प्रेम था, सैद्धांतिक तौर पे बड़े को इस बात से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं थी कि छुट्टू जो है, अब छुट्टू जो रहते रहते उसका जो खुकी से परिचय बढ़ जाता है। फिर आखिर ये होता है कि भीतर बड़े होके ये स्थिति भी आती है कि शादी तक आती है। तो यहाँ पे कहानी उसकी शुरू होती है कि मैं तो खत पढ़ते पढ़ते थम गया था, जैसे स्वयं को दोषी ही पा रहा था कि मैंने कभी उसे याद क्यों नहीं किया। मुझे नहीं याद है कि उसके बाल लंबे थे, तब उसका शरीर खूब भरा हुआ था, रंग खूब साफ, और आंखों में खूब शरारत थी। वो तब शायद 9वीं में थी, मतलब जब बड़ा वाला रहा होगा तो 9वीं में थी, शायद अभी 10वीं में। ये सब मैं भूल चुका हूँ, और कैसे और कब मुझे भी ये सब बहुत ज़्यादा याद भी नहीं है, सच में याद नहीं किया जा सकता। मैं उनके घर के ही एक आदमी की तरह रहता था, मतलब जहाँ पे थे परिचय इतना अच्छा था कि वो जैसे कई मकान मालिक होते हैं तो वो इस तरीके से बिहेव करते हैं कि जैसे आपका वो अपना घर हो। तो बिल्कुल वो इसी प्रकार वहाँ पे रह रहा था जैसे उसका खुद का घर हो। और क्योंकि उनकी बेटी थी तो समझिए कि वो उसी निगाह से ही देखता था। तो वो वही चीज़ बता रहे हैं कि मैं वहाँ पे हेड क्लर्क था, दिन रात जो है ऑफिस का काम, और फुर्सत मिलती तो शतरंज। मतलब इस तरीके से उनका पूरा दिन जो होता था, तो बहुत ही मुश्किल से छूट पाता था। मतलब ये जब पकड़ा जाता था तो बहुत ही मुश्किल से, और पूरा टाइम ऐसे ही कट जाता था मेरा। ज़्यादातर जितने समय भी घर रहता था खुकी मेरे ही कमरे में रहती थी, 9वीं 10वीं क्लास में थी। और वो बोलती भी कैसी थी, जैसे नमस्कार। तो वह पीछे के दरवाजे से आती और कमरे में रखी इकलौती गोल मेज पर हाथ में अपने कोने की कोई किताब लिए आ बैठती कि वह जो भी है मुस्कान के छल्ले बनाती है। और फिर भोली भाली इतना कहते हुए हाय की कॉपी उसके सिर पर वो मारता। वह गोल मेज पर शरारत से पाँव लेट जाती। मैं उसे मनाता पुकारता खुकी, वो नहीं बोलती, और खुकी मैं फिर पुकारता और वो सचमुच ही चुप रहती। खुकी अब वो बोल देती कि फिर खुकी तुम्ही बोर, क्योंकि वो उसी लैंग्वेज में बात करती। अमीना तुम्ही, वो चिढ़ जाती। खुकी तुम बोका की बोलचा, तो उसी के लैंग्वेज में बात करता है बोका। वो जोर से हंस देती, फिर कहती। तो ये सब उसको याद आ रहा, बड़े वालों को याद आ रहा कि इस तरीके से अमीना नुमी तुम्ही और यही तुम हम की रट वो लगाती रहती, चली जाती। दिन निकलते, फिर चाय ले आती, नीली प्लेट में एक रसगुल्ला लेकर आती। सांझ के नीलेकच आसमान में चांद की तरह मैं एक बार ही रसगुल्ला खा जाता और फिर जो है फॉर्म की ओर जाने का होता, क्योंकि वो ऑफिशियल वर्क से वहाँ पे रहता था। वो जानती थी कि मैं फॉर्म जाता हूँ, फिर भी पूछे बिना नहीं रहती। कुत्ते दादा, दादा बड़े भाई को शायद इस तरीके से संबोधित करते हैं, कुत्ते दादा। मैं उत्तर देने के बजाय उसका हाथ पकड़ लेता। वो चीखने चिल्लाती, चिढ़ती, और वही खुकी पूछ रही है, पूछ क्या रही है, पूछवा रही है कि मैं उसे जानता हूँ।
तो मैं चम्मच से लिए दुख सा आया, मैं प्लेट नीचे रखकर रसगुल्ले वाले चम्मच उसमें बहुत सा हिस्सा रख लेता हूँ। चम्मच टेढ़ा हो जाता और रसगुल्ले का गोला उसी की गेंद में से लुढ़कर प्लेट के नीले बिस्तर पर लुढ़क जाता। मैं उसकी ओर देखता रहता। मेरा जी चाहता कि यह रसगुल्ला प्लेट में से भी लुढ़के और मेज की सफ़ेद उस पर भी आ जाए, फिर वहाँ से भी लुढ़के और हरी लॉन पर गिर जाए। छुट्टू ने पहले खत में ही बहुत सारी बातें लिख भेजी थी। अब जो उसका छोटा भाई था वो अपने बड़े भाई को इस तरीके से खत लिखा था कि ये ऐसे ऐसे पूछ रही है। इतने दिन बाद उसका जब बड़ा भाई ये खत पढ़ा तो उसको याद आया कि हाँ ऐसे मैं भी वहाँ पे मालिक यहाँ रहता था, उनकी बेटी थी और ऐसे शरारत करती थी, और वो सब उसको याद आता है। तो फिर उसको एक पल ये भी लगता है कि अब वहाँ से वो पूछवा रही है मेरे बारे में। तो एक कल रात में तख्त पर से नीचे गिर गया। मुझे तख्त पर सोने की आदत नहीं थी। अब भाई वो वहाँ से लेटर लिखता है जब छोटा भाई वहाँ गया होता है। तो एक कल रात में तख्त पर से नीचे गिर गया। मुझे तख्त पर सोने की आदत नहीं है और तुम्हारे उन मोसाय ने उस पर सुला दिया था। थका हुआ था, सोने ऐसी नींद आई कि नीचे गिर गया। सिर पर तुम्हारे उन मोसाय ने ही पट्टी बांधी। बड़के बूढ़े आदमी इतने प्यारे होते हैं मुझे नहीं मालूम था। दो में और रसगुल्ला खाने लगा। पहले मुझे उनका जो सफ़ेद रंग बहुत बोर लगता था, अब वही प्यारा लगता है। 3-5 उंगलियां घी में हो सकती हैं क्योंकि यहाँ घी का एक हिंद महासागर कन्याकुमारी के आसपास लहरें मार रहा है। 4, तुम सब बहुत याद आते हो। एक दिन तुम्हें यहाँ आना होगा, तब तक तुम्हारे साथ खर्च करने के लिए मैं कुछ रुपए जोड़ लूँगा। खत पढ़ते ही मैं भी लिखने बैठ गया। मौज से रहो मगर संभल कर। तुम्हें अभी जमान मतलब कि वहाँ पे तुम्हें अभी जमना है, नई नौकरी है, नया जगह है, हिंद महासागर में डूब मत जाना। लगता था जिसे मेरा पत्र पाती वो भी लिखने बैठ जाता था। बढ़के अब मैं ठीक से जम गया हूँ, फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि दोनों भाई इस तरीके से रहते ही थे आपस में कि मतलब इस तरीके से उस संयोग से मतलब बहुत ही प्रेम था आपस में, तो वो एक दूसरे को लिखते रहते थे। तो वो भी कहते हैं कि हाँ बढ़ के अब मैं ठीक से जम गया हूँ, फिक्र की कोई बात नहीं है, कॉलेज के लड़के सभी सीधे हैं। हल्ला भी करते हैं जिनकी समझ में कुछ आता है, और इनकी समझ में ही नहीं आता। कुछ तो ऐसे भी होते हैं तो बेचारे क्या खाकर मुझे वोट करेंगे। हाँ अब मैं उसी कमरे में रह रहा हूँ जहाँ तुम रहते थे। तो वो बता रहा कि यहीं पे मैं रह रहा हूँ जहाँ जिस कमरे में तुम रहते थे। एक बात लिखने को बड़ा मन है, शायद पढ़कर तुम्हें अच्छा लगेगा। बात ये है कि कल मूसाए ने एक कटोरी में कुछ खाने को दिया। गुड़ से बनी जाने क्या चीज़ थी। बोले नवधन्य है ये। मैंने वो खा तो लिया पर मुँह जाने कैसा हो गया। मूसाए मेरा मुँह देख भाप गए। पर्दे की तरफ देख किसी को पुकार कर बोले जोल। एक लड़की पानी लेकर आई। मूसाए ऐसे बोलते हैं जैसे उनके दोनों गालों में हवा भरी हो, और वह लड़की भी वैसे ही नमस्कार। क्यों बड़के, तुमने हमसे कभी जिक्र ही नहीं किया कि यहाँ कोई लड़की भी है। तो अपने बड़े भाई को संबोधित करा छोटा वाला कि कभी बताया नहीं कि ये नमस्कार वाली लड़की क्या है, कि यानी मकान मालिक की कोई लड़की भी है। एक औरत भी है यहाँ, श्रीमती मूसाए। माँ कहती है वह लड़की उन्हें सुनते हैं। वह माँ दिन रात मानस पूजा किया करती हैं, आंखें मूंद बैठकर भगवान की ही कल्पना किया करती हैं। भगवान आ जाते हैं, वह वैसे में ही पूजा का सामान इकट्ठा करती हैं और अच्छे से अच्छे पकवान भोग लगाती हैं। ये सब कुछ मानस में होता है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि मूसाए भी मानस में कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। जब देखो उनके हाथ में मेरी मेसन कानन डायल या ब्लैक सीरीज का उपन्यास रहता है। कानन डायल हो गए, ब्लैक सीरीज, तो वही मेरे पेसन और कानन डायल या ब्लैक सीरीज के उपन्यास रहते हैं। उनका लड़का कहीं रेलवे में है और इन्हें पेंशन मिलती है। लड़की भी पढ़ती है, वो अंग्रेजी में प्राइवेट एमए कर रही है और मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। कोई पटरी ही नहीं बैठती। मगर जो बात मैं कहना चाहता था वो ये है लड़के, कि वो जो नमस्कार वाली लड़की है ना, तुम्हें जानती, मतलब वो कहते हैं कि जो बात कहनी है कि वह जो नमस्कार वाली लड़की है ना तुम्हें जानती है। कल शाम तुम्हारा खत देने आई थी। ओ माय गॉड, बढ़के ऐसे लंबे कबाल। तो मैं तो खत पढ़ते पढ़ते थम गया था, जिससे स्वयं को दोषी पा रहा था कि मैंने कभी उसे याद क्यों नहीं किया। तो ये बड़े भाई ने इस तरीके से कहा कि मैं तो मतलब वो चीज़ को पढ़ते पढ़ते ऐसा वो मतलब उसको लगा कि वही स्थिति फिर से है। वो लड़का जवाब देते हुए लिखा कि तुम उसे जानते हो क्या। माँ की यह भी शिकायत है कि बड़ा भाई यानी तुम बड़ा मिलनसार थे और तुम यानी मैं नहीं हो। मुसायद तो मैं ठीक ठाक बात कर लेता हूँ, लेकिन माँ से जाने को मुझे डर लगता है। और नमस्कार वाली लड़की जब सामने पड़ जाती है तो उसके एड़ी तक लंबे बाल मेरे दिमाग पर हावी हो जाते हैं। कहीं पढ़ा था शायद कि ऐसे लंबे बालों वालों को एलोकेसी कहते हैं कि क्या। और हाँ बड़के, अब मैं बंगला सीख रहा हूँ। मतलब वो कह रहा है कि छोटा वाला भाई कि अब मैं यहाँ पे हूँ और मैं बंगला भी सीख रहा हूँ बोलने के लिए। 1 सप्ताह में ही मतलब कि 25-80 बोलने लगा हूँ, और क्या लिखूँ।
और क्या करूं मैं, यह रसगुल्ला नीचे कहीं गिरने का यो चुप है जैसे सो गया है। कभी तो बिमटो की एक बोतल मुझे दे जाता है, मैं उसे एक ही हाथ से पकड़े पकड़े स्ट्रॉ मुंह से लगा लेता हूँ, पर सांसें ऐसी थक गई हैं कि बिमटो मुझसे स्ट्रॉ में खींचा ही नहीं जाता। मैं नज़र नीचे कर स्ट्रॉ के पारदर्शक सफ़ेदी में लाल रंग के साथ बनने वाले हवा के सफ़ेद मोतियों की भीड़ देखता हूँ। जैसे तैसे एक सांस ऊपर खींचती तो बिमटी मुंह में भर जाता, लेकिन तबीयत होती इसे पी नहीं थूक दो। तुम जॉली खाबे ना खुकी, मामी जो है आमी मस्तिष्क खाबे। मैं तेज़ी से दौड़कर उस कमरे से पकड़ ले मतलब मैं उसे कमर से पकड़ लेता हूँ। वो मुझसे छूटने को कसम खाती है। फिर एक रसगुल्ले की या एक संदेश की या एक प्लेट नौधनी की शर्त पर मैं उसे छोड़ देता हूँ। अच्छा, ये बंगाल का रसगुल्ला भी बहुत ज़्यादा तो यहाँ पे जिक्र आता रहता है। मैं फॉर्म के बोर्डिंग में खाना खाता था, पर हर तीसरे चौथे दिन मोसाय मुझे निमंत्रित कर लेते। मैं समझ जाता कि आज मात भाज बना है, वहाँ पे जिस तरीके से पकवान बनता है। फिर शाम को सहन में सब इकट्ठे होते। माँ पीढ़े पर बैठी रहती, मैं एक कुर्सी पर, मोसाय ऑफिस के थके आराम कुर्सी पर लेट जाते और खूकी टहलती रहती। मोसाय गीत सुनने को कहते तो वह मन ही मन गुनगुनाती। और फिर रोबिन संगीत, अब देखिए रविंद्र का संगीत का वहाँ का कि उन लहरों से सन गूंज जाता। मोसाय को पसंद था आमोदर पागवे ना चलू गो मोदरे पागवे ना चुल। आमोदर पागवे ना तो वहाँ की लैंग्वेज में ही है। सुनते सुनते वो डूब जाते। फिर खुकी अपनी पसंद का गुनगुना उठती। जोधी तोर डाक सुने क्यों ना आवसे। किस फुर्सत थी फिर सुनने की, मतलब किसी भी फुर्सत नहीं थी ये सब सुनने की। एक बार रात को मुझे फॉर्म जाना था। खुकी बैठी पढ़ रही थी। मैंने पुकारा खुकी कि किम दादा। वो मुझसे आ लगी। उसका गीत मुझसे लहरों में टकरा था, मतलब कि वो लिखा कि टहल लहरों में टकरा रहा था। सीढ़ियाँ उतरता बोला, अमार डाक सुनी के ना आसे खुकी। ओरे ओरे आ भागा। वह हंस दी थी। अमाए की नाट डाक टेबू तुम्हार डाक सुनीगा, क्योंकि बंगाली ये भी कहीं कुछ सीख लिया था तो थोड़ा बहुत। मुसाई ने ये सुना था और बोला था कलकत्ता क्या छोड़, मतलब उन्होंने पूछा कि कलकत्ता क्या छोड़ा कि हमारा बंगल, मतलब कि हमारा जो है उनका जो था बंगला ही बिगड़ गई। वहाँ मतलब बोलने की जो शैली थी, वहाँ इसका यह बोलना सुनेंगे तो लोग हंसेंगे। फिर मोसाई ने कहा था जाओ खुकी, दादा के साथ जाती हो तो घूम आओ। मैंने प्रश्न भरकर उनकी ओर देखा। आमी अच्छी, वह मेरे साथ थी। मैं अपने प्रयोग के फॉर्म पर उसे ले गया। चाँद था तो, पर मैंने उसकी ओर देखा ही नहीं, उसे एकदम नेगलेक्ट कर दिया। हम फॉर्म में घूम रहे थे। खुकी इस समय गाएगी ना, उसने इनकार कर दिया। खुकी उसने मेरी तरफ देखा। मैं धीरे से बोला खुकी तुम्ही बोर तुम्ही बोर तुम्ही बोका। वो चिढ़ गई तुम्ही करके इस तरीके से और मेरे पीछे था मुक्कियाँ मारने लगी। मैंने उनके दोनों हाथे पकड़ लिए तो वो दाँत पे काटने लगी। हम दोनों एक दूसरे से गुथ गए थे। फिर मैंने उसे पास खींच लिया था। उसका चेहरा मेरे सामने या जूही के छोटे से मंडवे की तरह वह मुझसे लगी खड़ी थी। मैंने फिर पुकारा खुकी तो वह हाथों से छूटी और भागी और मैं उसके पीछे था। उसके स्कर्ट का बड़ा घेर तरह तरह के वृत्त बनाता था। माँ कहती थी स्कर्ट में जो है आधा यार कपड़ा ज़्यादा लगता था और उसे घेर बहुत पसंद था, मतलब उसके घेरा बनाने में वो बहुत ज़्यादा लगता था, ये कह रही थी। और ऊपर से पेटी ऐसे कसकर बांधती है कि बकलस को एक एक मिलीमीटर पीछे हटने में उसे 5-5 मिनट लग जाते। एक बार हम सभी क्लब जाने वाले थे। श्यामा संगीत का प्रोग्राम है और खुकी ने पेटी ऐसे कसकर बांधी थी, कमर को गायब कर देने पर ही वो तुली थी। माँ ने एक धप्प जमाई और खुकी को बुरी तरह डांटा। फिर उसने पेटी ढीली करवा कर ही माँ ने उसके साथ चलने दिया। वो सारे समय मुंह फैलाए बैठी रहती थी, मुझसे भी नहीं बोली थी और मैं किसी से नहीं बोल रहा हूँ। मुँह में लिए वैसे का वैसे ही खड़ा हूँ। लोगों को लग रहा था मैं पी रहा हूँ, पर मैं बोतल में फूंक मारकर विमटो को हल्की आवाज़ से बुड़बुड़ाता जा रहा था। कुछ लोग तो धन्यवाद देकर चल भी दिए। ऑर्केस्ट्रा पर रॉक एंड रोल की ट्यून चल रही थी। कोई और सामने नहीं आया था तो ऑर्केस्ट्रा वालों से ही एक लड़का जो कॉन्ड्राय पेंट पहने था तो लॉन में सामने आकर नाचने लगा। अपने शरीर को अजीब अजीब ढंग से वो हिला रहा था। नई उम्र के लड़के ढक्कन खुलवाकर बिंटो पर हाथ पे हाथ लिए घूम रहे थे। मुझे भी एक बोतल पकड़ा दी गई थी। मैं इंतज़ार करता हूँ कि सामने वाले लोगों के हटने का या फिर वो लोग हटें किसी तरीके से। रोज़ मुझे उसके खत का इंतज़ार रहता था। एक दिन बड़ा मोटा लिफाफा आया। लिखा था बड़े सनसनीखेज ढंग से, आज मैं गजब की बात एक लिख रहा हूँ। याद करो बड़के की फॉर्म की वो ट्रेनिंग खत्म होने पर जब तुम यहाँ से गए थे तो यहाँ उस नमस्कार वाली लड़की को क्या दे गए थे। मैं खत हाथ में लिए सोचने लगता हूँ। हाँ, मैं अपने फॉर्म में एक पौधा दे गया था। मैंने 25 पौधे लगाए थे, गुलाब से लेकर गेंदे गुलाब कावली तक और कास्मस से लेकर कार्नेशन कैक्टस और सारे पौधे। जब भी फुर्सत में होता खुकी से फूल पौधे की बातें शुरू हो जाती। ये वही कहती पौधा तो ऐसा होना चाहिए दादा कि आज लगाया और कल फूल देने लगे, नहीं तो महीनों पानी देने पर भी फूल नहीं आए तो किस काम का वो पौधा। हो गई फिर तुमसे बागवानी।
फूल कोई भी मतलब वो कहते हैं कि फूल कोई भी माँ की तरह मानस पूजा करने से थोड़े लगते हैं, उसके लिए करना पड़ता है मेहनत। अब गुलबकावली यानी ट्यूलिप में तो 7 साल बंद फूल आते हैं, मतलब उसके बाद ही लगभग फूल आते हैं। और फिर उसने उस समय ट्यूलिप को दुनिया का सबसे बड़ा फूल बतलाया था। पर मेरी जब ट्रेनिंग समाप्त हुई और मेरा सामान बच गया था तो कहने लगी, दादा गुल का मतलब जो ट्यूलिप का था, गुलबकावली का एक गमला देते जाओ। मैंने उसे पास खींचकर अपने से दबा लिया था। उसमें तो 7 बरस में फूल आते हैं। उसने मुझसे खुद को ढीला करते कहा था, फूल तो आते हैं ना। जब वो जिद पर हो आई थी तो फॉर्म से गुलबकावली एक गमला ले लिया था मैंने मैंने और मतलब कि ये हुआ कि गुलाब वो गमला लाके वहाँ पे दे दिया था और मैं चला आया। मुझे कोई भी स्टेशन छोड़ने नहीं आया था, ना मुसाया, ना माँ, ना खुकी। खुकी तो उस समय गुलाबकावली को सींच रही थी, तो यही तो मैं उसे दे आया था। मैं पत्र आगे पढ़ता हूँ, याद आया बढ़ के, तुम उसे गुलाबकावली का पौधा दे गए थे और वह 7 साल से सींचती रही है उसे। यहाँ पे बात शुरू होती है कि वो तुम जो पौधा दे गए थे वो 7 साल से उस पौधे को सींच रही थी उसे। वह कहती है वह गमला जान से ज़्यादा प्यारा है। 7 साल में वो गुलाब कावली की तरह एक तरीके से बढ़ के मतलब उसको सींच ही रही है, तो वो भूली भी नहीं है, इसका मतलब तुम्हें। जवान लड़कियों के शरीर पर जूही रात रानी गुलाब कावली जैसे फूलों के लगने की व्यवस्था भी कौन को करनी चाहिए थी, पर बिना इसके भी वो नमस्कार वाली एलोकेसी पूरी एक गार्डन लगती है। हाँ, तो कल ही उसने बतलाया है कि उसे गुलाब कावली की उम्र 7 बरस की उसकी हो गई है और उसमें फूल लगाए हैं। मैंने कहा तुम्हें बड़के को लिख देना चाहिए। सो इस पत्र के मतलब उसने लिखा कि सो इस पत्र के अंत में उसने कुछ लिखा है कि मैं अभी तक बंगला अक्षर सीख नहीं सका, सो पढ़ नहीं सकता कि क्या लिखा है। मैं उसकी खुकी की लिखावट देखने को उतावला हो जाता हूँ। पत्र के पन्ने पलटता हूँ, मोती जैसे अक्षरों में लिखा है उसने। क्या लिखा है? आज ही फूटल तुम्हार आई गुलाब कावली में, आज तुम्हारी उसी गुलाब कावली में फूल आ गए हैं, फूल आ गए हैं, आज तुम्हारी उस गुलाब कावली में फूल आ गए हैं, उसी गुलाब कावली में तुम्हारे आज फूल आ गए हैं। पत्र मेरे हाथ से छूट गिरा था। क्या वह इतना फ़कत 9th में पढ़ते समय भी सब कुछ समझती थी? तो मतलब ये उसको ये बड़के को लगा कि वो 9th क्लास में पढ़ रही थी और सब कुछ समझती थी तभी। क्या वो मेरे लिए इतना कसकर पेटी बांधती थी? क्या वो रविंद्र संगीत गुजारते समय गोरे गोरे योग के स्वर में खींचती हुई मेरी ही ओर देखती रहती थी? तो वो मतलब कि जो बड़के है इस पत्र को पढ़ता है क्योंकि वो बांग्ला भाषा में लिख रहता है, उस चीज़ को समझ नहीं पाता। और छोटा वाला जो है क्योंकि वो ऑफिस के काम से वहाँ गया होता है, तो उसको वो पढ़ने को सीख रहा है, प्रयास कर रहा है, लेकिन वही है कि बांग्ला वो सीखा नहीं होता। और रविंद्र का संगीत भी वो भी बांग्ला में ही चलता रहता है। तो क्या वो मेरे शरीर में झूम जाने के लिए आमी ना कहकर तुम्ही की मतलब कि वो कह रहा है कि मेरे शरीर में ही झूम जाने के लिए एक तरीके से आमी ना कहकर तुम्ही की ना जो है आवाज़ निकालती रहती थी, वैसे ही बतलाती थी। मुझे अपने आप पर उस दिन सा गुस्सा कभी और नहीं आया, लेकिन मैं तो जिसे बचपन में सीखी पहाड़े भूल गया वैसे कुकी को भी भूल बैठा था। अब कोई मुझसे पूछे 26 पंजे या 27 छक्के या 28 अट्टे तो मैं नहीं बतला सकता। मिनटों तक सोचना होगा तब कहीं बतला सकूंगा। वैसे ही अब खुकी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। पहले हर पौधे खुकी थे, हर फूल खुकी, हर पत्ती खुकी, हर फूल एक खुकी। मैंने ट्रेनिंग में लौटकर वहाँ एक आध पत्र भी लिखा था। माँ मुसाए कहाँ पत्र लिखने लगे, पर खुकी तो पत्र लिख सकती थी। वह पत्र लिखती तो आज फूल मतलब कि आज जो फूल आने के दिन मैं यहाँ ऐसी बेचैनी महसूस करता क्या, कि मतलब उसमें फूल आ गया तो वो बेचैनी मैं यहाँ महसूस करना। उसने कुछ तो कहा होता, कुछ कहा तो होता, फ़कत एक सतर ही लिख भेजती कि मैं तुम्हारी गुलाब कावली को सींच रही हूँ। मगर तब तक कोई कैसे सोचता? 5-5 मिनट में बकलस को 1-1 मिलीमीटर पीछे हटने वाली लड़की क्या सोचती? अमीना की जिद करके मुझे मुक्कियों से पीटने वाली लड़की क्या कहती? आज मैं आधा बार से ज़्यादा घिर के स्कर्ट वाली उम्र के गुलाब कावली में फूल पानी के साथ लंबे वर्ष जोड़ता हूँ तो मेरे सामने एड़ी छूटे केसों वाली वो खुकी नमस्कार वाली लड़की आ खड़ी होती है। पर वह खुकी कैसे है? जिस दिन उसने स्कर्ट पहना छोड़ा होगा उसी दिन वह नाम उसका आधा बार अधिक घेर के साथ गोल चक्कर खाकर नीचे गिर गया होगा। अब मैं वहाँ जाऊँ भी तो वह सामने आधी शर्मा जाएगी। मैं अब उसे ना बोर कह पाऊँगा ना बोका ही। उसकी उम्र में 7 वर्ष जुड़े तो वह गुलाब कावली के फूलों में खिलाई और मुझ में 7 वर्ष जुड़े तो मैं काबुली वाला हो गया। कल शाम जेल से छूटा काबुली वाला, 3 बच्चों का पापा काबुली वाला।
लेकिन सब उल्टा हो गया। मीनू पहचानती है काबुली वाला को और काबुली वाला अपने भाई का खत पढ़ता है, लेकिन बढ़ के मैंने कभी गुलाब कावली देखी ही नहीं। सो उस नमस्कार वाली एलोकेसी से पूछा मैंने, कैसा होता गुलाब कावली के फूल। तो ये पत्र शैली में दोनों से पूरी पूरी कहानी पत्रात्मक शैली में कि दोनों भाई आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो उसने पूछा ये गुलाब कावली का, क्योंकि ट्यूलिप का पौधा का पता ही नहीं है, तो गुलाब कावली आखिर होता क्या है। तो उसने जानने की कोशिश की कि मैंने उससे एलोकेसी, मतलब उसको एलोकेसी टाइप में वो कहता था, तो कह रहे थे कि मैं उससे नमस्कार वाली एलोकेसी से पूछा आखिर ये गुलाब कावली होता कैसे है। तो उसने कल दिखाने का वायदा किया कि हाँ मैं गुलाब कावली को कल दिखाऊंगी। अब कल फूल देखकर आगे लिखूंगा कि आखिर वो गुलाब कावली जो है वो दिखता कैसे, क्योंकि ट्यूलिप का उसे पता नहीं है कैसे दिखता है। तो कॉलेज भी जाना है और आज लड़कों के प्रैक्टिकल भी हैं, लेकिन फूल कैसे लगे आए। खत मेरे हाथ से निर्जीव पंछी की तरह, जो बड़ा भाई था तो वही कि खत मेरे हाथ में निर्जीव पंछी की तरह था और मैं पंख फैलाए भटक रहा था। कलम गुलाब की लगती है, कलम कावली की नहीं। खुकी जब बहुत ही पीछे पड़ गई थी तो एक गमले में मैंने मिट्टी भरी और ट्यूलिप की एक टहनी इसे रोप कर उसे दे आया था। वह टहनी तो 2 या 3 या हद 4 दिन में सूख गई होगी। मुझे ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। वह सूखी टहनी को पानी देती रही होगी, पानी देती रही होगी। हाँ, तो मैं उस नमस्कार वाली एलोकेसी के सहन में आ रहा हूँ, मतलब जहन में। उसने कहा मैं रोज़ सवेरे और शाम पानी देती रही। गुलाब कावली में नई नई पत्तियाँ आई हैं, पौधे उछर आए हैं। पीली पत्तियाँ मैं तोड़ देती हूँ और नए कोपल कल्लों की जो वो निकलती है पोंछती है, उसको भी 7 साल बीते और कल उसमें फूल आ गए। देखो वह रहा गमला। और बढ़ के उसने जिस ओर उंगली उठाई उस ओर मैंने देखा एक मिट्टी भरा गमला था। उसमें ना कोई पौधा, न टहनी, ना कोंपल, ना कल्ला, ना फूल। मैंने हंसकर कहा आप तो मजाक कर रही हैं। तो वह भी हंस दी। बोली आप मेरी बात को बेकार में सीरियसली ले रहे हैं। वह हंसती ही रही और कहने लगी कि माँ जैसे भगवान के मानस का पूजा करती वैसे ही मैं गुलाब कावली का मानस पूजा करती रही। मैं तो बढ़ के बात सुन ठिठका ही रहा। मतलब कि जब उसने कहा कि हाँ मैं गुलाब कावली दिखा दूंगी, तो दूसरा छोटा वाला भाई तैयार हुआ, चलो दिखाओ गमला। और जब वो गमला दिखाने गई तो पता लगा कि यार गमले में उस टाइप में तो कोई फूल ही नहीं है, बल्कि कुछ भी नहीं है एक तरीके से, क्योंकि वो उसकी भावनात्मक जुड़ाव था उससे। और वो चीज़ वो कैसे देख सकता था छोटे, तो छोटे देख के ठिठक गया कि उसमें तो कुछ भी नहीं है। तो उसने अच्छा सा वहाँ पे मतलब अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कहा कि माँ भी मान एक तरीके से प्रभु का पूजा याचना करती हैं, तो वो भी एक आस्था के साथ ही करती है ना, मैं भी वही काम कर रही हूँ। मैं खत आगे नहीं पढ़ सका। खत है कि कोई लंबी कहानी जैसे। और यह खुकी मानस पूजा करने लगी, आंखें नीचे बैठ बैठ कर रोबिन के गीत गाती रही। और गुलाब कावली के फूल खिला लिए उसने। पर वे फूल किसको दिखाऊं, अब अपने बच्चों से कहूँ ये कि पापा बेटा तुम्हारे पापा के लिए किसी ने गुलाब कावली के फूल खिलाए हैं। मतलब इसका परिवार अब बढ़ चुका है, बढ़के के लोग रॉक एंड रोल समाप्त होने पर तालियां पीट पीट कर खुशियों के फूल खिला रहे हैं। मुझे भी ताली तो बजाना चाहिए था, पर मैं नहीं बजाता। अब बजा दूं, पर जब सब चुप हैं तब ताली बजाना तो और भी अजूबा लगेगा, तो चुप ही भला सही। मैं फिर वही बिमटो मुँह सा लगा लेता हूँ। थूक से भीग कर स्ट्रॉ की कमर लचक गई है और सो उसे निकाल देता हूँ और वैसे ही बोतल से एक घूंट पीता हूँ। सामने से कोई आ रहा है, कहता है हेलो। मैं भी हेलो तो कहता हूँ, पर उसे पहचानता नहीं। वह मजाक में मुझे बोतल से बिमटो पीते देख हाथ आगे बढ़ाकर कहता है स्मेल प्लीज। मैं यूं ही अपनी बोतल उसकी नाक तक ले जाता हूँ। वह उसे हल्के से सूंघ कर बड़ी अदा से कहता है सॉरी, मुझे शक हुआ था, और अपने मुंह में स्ट्रॉ घुमाता आगे बढ़ जाता है। बिल्कुल जोकर सा लग रहा है, पर मुझे हंसी ही नहीं आती। लाख चाहूँ फिर भी नहीं हंस सकता, और लाख चाहे भी खुकी के बारे में सोचे बिना भी नहीं रह सकता। छुट्टू उसकी तारीफ के पुल अपने खतों में अक्सर बांधा करता और मैं उसके खतों के लिए घंटों जाने क्या क्या सोचा करता। पत्नी बच्चे मेरे सपने के चलते समग्र बीच में पड़ जाते तो सन्यासी होने की तबीयत हो जाती। एक बार छुट्टू ने पूछा था तो बढ़ के एक बात पूछते हैं कि नमस्कार वाली यह एलोकेसी है कैसी लड़की। मुझे तो गुस्ताखी माफ़ हो, बड़ी बोर लगती है, बोर बोर। नामी ना तुम्ही तुम्ही तुम्ही। मैं उसी समय पैड से एक पन्ना फाड़ता हूँ और छुट्टू को खत लिखता हूँ। नहीं छुट्टू, वो बड़ी मतलब कि अब बड़ा भाई उसको खत लिख रहा, क्योंकि छोटा भाई पूछ रहा है कि सच में बताओ ये कैसी लड़की है। तो बड़ा वाला उसको लिखता है नहीं छुट्टू, वह बड़ी अच्छी लड़की है, वो तो हो ही नहीं सकती। यूं ही बंगाली लड़कियां बड़ी अच्छी होती हैं और वह तो बेहद ही मीठी है। वह तो जैसे संस्कृति की एक लकीर है। मैं लिखता ही चला गया। जब खत दोबारा पढ़ा तो सोचा कि छुट्टू मेरे इस लिखे को पढ़कर जाने क्या सोचे।
पर खुकी के बारे में लिखता हूँ तो लिखे ही चला जाता हूँ। खुकी का भरा बदन पहले पानी से भीगी मिट्टी से सुगंध देता है। उसका आधा भार अधिक का घेर जुई की मांडवी से लगता है। उसकी खूब कसी पेटी के ऊपर का हिस्सा मोरपंखी का बनावट से लगता है। मैं कैसे नहीं लिखता कि खुकी की तारीफ। लौटते समय ऐसा लग रहा था मुझे जैसे खुकी का यह बाहर का बरस पड़ता शरीर मेरे हाथों का ही बनाया हुआ है। वह तो मोसाई की एक कलम थी, मैंने ही उस पर ढेरों फूलों को लादा था। ऐसा प्रलाप मेरे मन अपनी तई चलता रहा। पर एक दिन छुट्टू के खत ने मुझे चौंका दिया। मैंने तो खुकी की खबर जानने को लिफाफा पाड़ा था, पर ये क्या लिखा। मैं जैसे उबल पड़ा। ऐसे लगने लगा जैसे ज्वालामुखी जब तो हो ही नहीं पर हो नहीं पा रही है। बड़के कभी जिंदगी में संभव हुआ तो हम दोनों एक फिल्म बनाएंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि पूछो मत। डिटेल में तो मैं नहीं लिख सकूंगा, पर जो कुछ लिखूं उससे अंदाज़ा लगा लेना। वही नमस्कार वाली लोकेसी कोई ऐसा गीत गा रही थी जिसमें अभागा शब्द बार बार आता था, और वह इसे गाते मेरी ओर देख लेती। कल शाम एक अजीब बात हुई कि वह बालों में जूड़े के लिए सहन में बैठी गठान लगा रही थी। बड़के मैंने उसके उठे हुए हाथों को ऊपर ही थाम लिया। फिर मैं तो ऐसा हो गया जिसे काटूं तो खून नहीं। मोसाय ने देख लिया। मैंने पहले पत्र में लिखा था ना, बूढ़े आदमियों में मोसाय मुझे बहुत प्यारे लगे हैं। सोनू ने मुझे अपने सामने बिठा लिया और हम दोनों ने पूछा कि क्या हम एक दूसरे को चाहते हैं। मैंने बड़के तुमसे पूछे बिना कभी कुछ नहीं किया, पर उस बार तो हाँ कह दिया। मैं तो अचरज की भंगमार में डूब गया जब नमस्कार वाली लोकेसी का सिर भी हाँ में हिल गया। पर कह रही है वर्षा की माँ नाराज है, बेहद नाराज। मोसाय ने कहा कि वो उन्हें ठीक कर लेंगे। बोलो बड़के मैं क्या करूँ। वो अम्मा का डर है, वहाँ अम्मा का डर है कि ये बात सुनकर उनका ब्लड प्रेशर ना बढ़ जाए। तुम्हें उन्हें सरपीना दे देना और देखभाल करना। जल्दी उत्तर दो, मैं बड़ी परेशानी में हूँ। मैंने खत को हाथ में मुड़कर फेंक दिया। ये नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है यह। नहीं छुट्टू, उस खुकी से शादी मतलब उन्होंने कहा कि उसे खुकी से शादी नहीं करना है। तो खुकी की तारीफ का यह मतलब क्या था। यह मतलब कि कुंवर साहब दिल दे बैठे उसे। क्या गुलाब कावली की बातें उनकी मोहब्बत की भूमिका थी। बड़के को ही बिना बड़के को ही बना दिया इस छोकरे ने, मतलब कि छोटे वाले ने बड़े को ही। जिस थाली में खाया उसी में छेद। मैं अपने छोटे से अंदर से जो कुछ भी अनुभव कर रहा था कह भी नहीं सकता था। मैं गुस्से से तकरीबन पैर पटकता उठा और पूजा पर बैठी अम्मा के सामने चिल्ला पड़ा। सुना अम्मा, छुट्टू वहाँ नौकरी करने नहीं, बंगाली छोकरी के जादू से भेड़ा बनने गया है। अम्मा शक रह गई। पत्नी रोटी बेलते में वहीं के वहीं रुक गई। बोली जरा संभल कर खत तो लिखो, मतलब समझा कर खत तो लिखो से। वो तो तुम्हें सब कुछ समझता है। अम्मा से कहा तो कुछ नहीं गया, पर उनके तर्पण में देवता बिना नहाए दही मेले ही पड़े रहे। बोली तो ये छुट्टू को लिख देगी अपने बाप की नाक न कटवाए, और ऐसा ही करना है तो समझ लेगी वह हम सब मर गए। अम्मा का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। मैंने उन्हें गोली दी। पत्नी पंखा करने लगी। मैं कमरे में टहलता सोचने लगा कि मुझे अम्मा से तो नहीं कहना चाहिए था, पर यह शादी नहीं हो पाएगी। वह बंगाली से तो क्या किसी हमारी से भी शादी करता तो मैं रोज मतलब कि मैं राजी हो जाता, अम्मा को भी मना लेता। पर खुकी से वो शादी करे ये कैसे हो सकता है। थोड़ी देर दुख मानकर अम्मा सो गई। दुख मनाकर बच्चे खेलने लगे, पत्नी कपड़ा पछाड़ने लगी और मैं कुर्सी पर बैठा छुट्टू को बेहद गुस्से में खत लिखने लगा। तुमने यहाँ तो सोचा होता कि जो लड़की तुम्हारे बड़के में रुचि ले सकती है वही 1 मिनट में तुमसे शादी करने को कैसे तैयार हो जाएगी, और अगर तैयार हो जाती है तो उस लड़की का क्या चरित्र है। प्रश्न चिन्ह फन फैलाकर मेरे सामने खड़ा हो गया। जो लड़की 7 बरस तक गुलाब कावली में फूल आने की प्रतीक्षा कर सकती उसी के चरित्र का सवाल तुम 3 बच्चों के पापा उठा रहे हो। मैंने वह कागज फाड़कर फेंक दिया। मतलब कि बड़े वाले भाई उस लड़की के चरित्र से तो चित परिचित थे, तो वो कैसे उस पर उंगली उठा सकते थे उसके चरित्र पर। मैंने वो कागज़ फाड़कर फेंक दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ज़रा ठंडे मन से इस पर विचार करना चाहिए। मैं सिर पर हाथ रख के बैठ गया। मानो वह लंबे बालों वाली है, उसका केस एड़ी छूते हुआ एलोकेसी है, मगर मेरा अपना छोटा भाई मेरा छुट्टू उसी से शादी करे और बाद से उसे पता लगे वह मुझको लेकर सपने पाल रही थी तो हमारे घर की इमारत में दरार पड़ जाएगी। छुट्टू के लिए तो मैं ऐसी अच्छी पत्नी लाऊंगा कि मेरा हालात पागलपन की सीमा को छूने लगे जैसे। पर उन दोनों के दिलों पर क्या बीतेगी। मेरे ही मन में से ये एक गद्दार आवाज़ आई, छुट्टू उससे शादी कर भी ले तो क्या बुरा है। भाई वह तो सब बीत गया। तुम अगर अविवाहित होते तो बात अलग थी। नाव तेजी से बहते बहते जिस किनारे की सीमान में फंस गई है। हाँ तब मैं बहुत छोटा था। माँ पूजा कर बैठती थी। हमारे घर सत्यनारायण की कथा भी होती थी। शायद बप्पा की दवाई में खत्म हो गया था। पंचामृत में एक अमृत की कमी भी थी। अम्मा बोली बढ़ गए प्याली लेके जा और पुरोहित जी के घर से थोड़ा शहद तो लेके आ। हाथ धोकर
प्याली उठाना पूजा के लिए चाहिए। मैं प्याली लेकर गया, पुरोहित जी ने शहद दिया, ऐसा अच्छा शहद कि मैं उसे देखता ही रह गया। गली सूनी थी, मैंने इधर उधर देखा, दूर तक कोई नहीं था। मैं प्याली अपने मुंह के करीब लाया और जबान आगे बढ़ाया, थोड़ा सा शहद चाट लिया। मैंने उससे पहले कभी शहद नहीं चखा था और मैं उसी सूनी गली में हाथ में शहद लिए अपने आप को रोक ही नहीं पाया था। घर आ प्याली अम्मा के हाथों देने वाला ही था कि हाथ काँप गए थे। अम्मा ने जाने कैसे ताड़ लिया था कि इसे झूठा तो नहीं कर दिया। मैं चुप खड़ा रहा। चाहता तो कह सकता था कि मैंने इसे छुआ भी नहीं है, अम्मा विश्वास भी कर लेती, पर मैं फूट फूट कर रोने लगा था। लगा था अगर मैं झूठ बोला तो आज लीलावती कलावती मेरे घर में आग लगवा देंगे। मेरे हाथ से प्याली छूट पड़ी थी। मैं मजबूत शब्दों में बोल गया था, अम्मा मैंने इसे चख लिया है, झूठा है। और मैं वही बड़की हूँ जिसके मन में यह विचार आ रहा है कि छुट्टू कुकी से ब्याह भी कर ले तो क्या बुरा है। फिर क्यों नहीं कह दिया कि अम्मा मैंने शहद को छुआ भी नहीं था। मैं चेहरे पर से पसीना पूछ लेता हूँ और एक क्षण में इस निर्णय तक पहुँचता हूँ कि ये शादी होगी या नहीं होगी। ये भी सोचता हूँ कि मन के तूफ़ान को बताने की मन के तूफ़ान को ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है। सीधे से मजबूत शब्दों में एक पत्र लिख देता हूँ, छुट्टू तुम्हारा पत्र मिला, मेरी राय से यह शादी ठीक नहीं है। तुम्हें जैसे तुम जैसे काबिल लड़के के लिए 1000 एलोकेसियाँ मिल जाएंगी। किसी लड़की का अच्छा होना एक बात और अच्छी बहू होना बिल्कुल दूसरी बात है। मेरे विश्वास है कि मेरी बात को तुम गंभीरता से सोचोगे। मैं खत लिफाफे में रख ही रहा था कि पोस्टमैन ने एक एक्सप्रेस दे गया। लिफाफा छुट्टू का था। जल्दी में उसने लिखा था, मेरा एक खत मिला होगा। यहाँ समस्या बहुत उलझ गई थी। मेरा मोसाई की राय से हमने कल रात आर्य समाज में शादी कर ली है। माँ को कुछ बुखार तो आया है, पर मेरा विश्वास है कि वो हमें क्षमा कर देंगी। बड़की मेरी जगह तुम होते और समस्या ऐसी आ जाती तो उसे तुम्हें भी इस तरह सुलझाते। अब 19 यानी बुध की शाम पार्टी है, तुम एकदम आ जाओ, फिर मैं छुट्टी लेकर घर चलूँगा। वहाँ अम्मा को समझाना तुम्हारा काम होगा। मैं सिर डालकर आराम कुर्सी पर लेट गया। अब मेरे मन में कोई तूफान नहीं, कोई संघर्ष नहीं। मैं एक हारा हुआ पस्त आदमी हूँ। मुझे ऐसा निढाल देख पत्नी पास आती है, छुट्टू का एक्सप्रेस पढ़ती है और मुस्कुराती कहती है, लल्ला तो एकदम जिद्दी और मौजी है, पर हुआ सो हुआ। मैं तुम्हारे कपड़े रख देती हूँ, आखिर तुम्हारे छुट्टू की ही शादी तो है। जाओ आज चले जाओ, वहाँ पार्टी के टाइम तक पहुँच जाओगे। उन दोनों को साथ ले जाना, तब तक मैं अम्मा को मना लूँगी। देखो तो लल्ला का बंगाली जादूगरनी कैसी है। मैं चुपचाप यहाँ आ गया, एक शब्द भी नहीं बोला, बोलता भी क्या। एट होम चल रहा है, अब मैं कर ही कह सकता हूँ सिवाय इसके कि कहीं अकेले में बैठकर अपने हाथ मीजूँ और आंखें बंद कर सोचता सोचता ही चला जाऊँ। अब मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि बिना कुछ खाए ही मैंने चम्मच प्लेट रख दिए हैं। अब मेरे हाथ में बिंटो भी नहीं है, सब करीब करीब जा चुके हैं। छुट्टू और खुकी नहीं, नमस्कार वाली एलोकेसी मेरे पास आती है। अब तो नाराज़ी दूर करो बड़के। छुट्टू मेरे गाल पर हाथ डाल देता है। मैं इसके साथ ही हो लेता हूँ। चलिए ना प्रेजेंट देखें, हम तीनों यहाँ आते हैं। तुम अगर नाराज़ हो बड़के तो मैं इसे तलाक दे देता हूँ, छुट्टू ने कहा है। और खुकी नहीं, नमस्कार वाली एलोकेसी हंसने लगे। मैं अपने मन में कुछ अजीब सा अनुभव करता हूँ, इसलिए बनावटी मुस्कान से व्यस्त बना रहता हूँ। अरे ये क्या, ये भी उपहार है क्या? छुट्टू एक छोटी सी टोकरी में गदराए हुए बेरों को दिखाता पूछता है। हमारे यहाँ एक छाबड़ी वाला रोज़ सब्जी देने आता है और वही बेर दे गए। वह एक बेर उठा लेती है। ओहो, छुट्टू कह रहा है, ये बेर तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे है। शायद इसका इशारा गदराएपन की ओर है। इसको मेरी बिल्कुल ही शर्म नहीं है। हो खुकी ने नमस्कार वाली एलोकेसी हंसती हुई कहती है, मुझे जैसे ही मतलब कि मुझ जैसे ही खट्टे हैं। नहीं जी, क्यों बड़के? वो मेरी तरफ देखता है, फिर उसे कहता है, तुम अगर खट्टी होती तो बड़के तुम्हारी कभी तारीफ़ नहीं करता, और अगर इनको तुम नहीं जानती होती तो मैं तुमसे कभी शादी भी नहीं करता। तुम मीठी हो, ये बड़के ने ही तो लिखा था। अब यहाँ पे देखिए, छोटा भाई उसी के सामने कहता है कि अगर तुम ऐसा, बड़े भाई ने ऐसा लिखा नहीं होता कि तुम इतनी मीठी हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। इसका मतलब बड़े ने लिखा था तुम स्वीट हो, इसलिए मैंने शादी की। मेरा सब कुछ जैसे थम गया। मतलब सामने बड़ा भाई बैठा हुआ है, छुट्टू भी है, दोनों में इतने प्रेम है, और फिर वही लड़की है सामने। तो फिर ये हुआ कि मेरा सब कुछ जैसे थम गया, एक धागा टूटा तो सारा करघा ही रुक गया। वे दोनों बेर खा रहे हैं, मैं उनकी ओर देख रहा हूँ, देखे ही जा रहा हूँ। जो बेर है मीठे ही हैं, मैं जानता हूँ, इसी से मैं चुप हूँ। तो बड़े भाई का ये दर्द है कि मैं तो जो है वो देख रहा हूँ। एक तरीके से यहाँ पे देखिए आप, दोनों में प्रेम, दोनों में गहरा स्नेह है, लेकिन सैद्धांतिक तौर पे बड़कों को इस बात से दिक्कत नहीं कि उससे शादी होगी, लेकिन वो अंदर ही अंदर ना गहरी जो ईर्ष्या भावना है वो तो था ही।
लेकिन वो लाख कोशिश करके भी उन मनोभाव से मुक्ति नहीं पा सका। वो दोनों को खुश देखता है लेकिन खुशी देखकर भी सहज नहीं हो पाता। फिर ऐसी बातें देख के तो एक तरीके से यहाँ पे एक निर्मम यथार्थ दिखाया गया है। ये रिश्ता सचमुच अगर देखें तो राम लक्ष्मण जैसा नहीं है, वे एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी भी हैं। कहानीकार को उनकी असलियत ही उभारनी चाहिए, पाठक को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए, लेकिन एक तरीके से प्रतीकात्मक ढंग से कि वो झूठे बेर जो है कि उस झूठे बेरों में भी छिपी पवित्रता को खुकी की चरित्र से जोड़ने की कोशिश की गई कि वो मीठे हैं, वो बेर मीठा है, मीठा ही है। और ये बात कोई और नहीं, छुटकू का उसका बड़के ने लिखा था, तो वो उसका विश्वास भी उस पर दिखाता है। तो बहुत ही अंतर्द्वंद की कहानी है, जो कि नई कहानी के दौर में ऐसी कहानियाँ अक्सर घटित होती रहती हैं। और ये संबंधों की मिठास को भी है ना कि कड़वाहट को कैसे बुलाया जाए, या कभी कभी अपना अहम ना हावी हो, अपना ही कभी कभी दूसरों की खुशी के लिए भी कैसे अपने को न्यौछावर करना है, तो कुछ कहानी उस प्रकार है। और बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें, है ना। जितना आपका सपोर्ट रहेगा, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहती, लेकिन जितना आपका सपोर्ट रहेगा वो इतनी ही कंटिन्यूअस तेज़ी से चलेगा अपना, क्योंकि सिलेबस काफ़ी लंबा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।